हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारा आज का टॉपिक है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। सो ऑलरेडी हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं देन प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए एंड अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिए। एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, constituents of money supply, determinants of money supply and velocity of circulation of money। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। क्या होता है मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट? मनी सप्लाई रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी एट एनी गिवन टाइम। मनी सप्लाई को यहाँ पर बोला है कि मनी का कोई अमाउंट जो सर्कुलेशन में रहता है इकोनॉमी में। सर्कुलेशन का मतलब कि मान लो यहाँ पर ये हमारी पूरी इकोनॉमी है एंड जितने भी लोग हैं तो ए ने अगर कोई चीज खरीदी है बी से तो वो उसको मनी देगा उसके बदले, ठीक है। बी ने फिर सी से कोई चीज खरीदी उसके बदले मनी देगा। सो ये क्या हो रहा है यहाँ पर सर्कुलेशन हो रहा है। अब मान लो कि सी के पास जब मनी आई तो सी ने जो है वो सेव करके रख लिया, ठीक है, खर्चा नहीं किया उसको, तो वो सर्कुलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी गिवन टाइम पर जो मनी का अमाउंट है वो सर्कुलेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। It is total stock of money held by people consisting of individual, firm, state, its constituent bodies except the state treasury and central bank and commercial bank। अब यहाँ पर क्या बोला है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो होगा लोगों के पास, ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर ए का, बी का, सी का, तो ये ए बी सी जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, कोई एक पर्सन है, तो उनके पास जो पैसा है वो स्टॉक हो गया, ठीक है। कोई फर्म है, बिजनेस फर्म है, मान लो कोई एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड एंड वो किसी भी चीज का प्रोडक्ट बनाती है तो उसके पास जितना पैसा है, ठीक है। सो यहाँ पर इनके पास जो स्टॉक होगा मनी का उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। बट एक्सेप्ट मीन्स कि यहाँ पर किस चीज को छोड़कर, स्टेट ट्रेजरी जो होगी, जो स्टेट की चीजें, ठीक है, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक, इन सारों को छोड़ के जो होगा उसको हम मनी सप्लाई बोलेंगे। The average number of times a unit money circulate amongst the people in a given year is known as velocity of circulation of money। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जितने टाइम वो मनी सर्कुलेट करती है पूरे साल में लोगों में, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। जैसे यहाँ पर हमने सी तक देखा, अब मान लो ये और बहुत सारे लोगों के पास होके ही पैसा वापस से ए के पास आ रहा है, फिर दोबारा से इसी तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, तो पूरे साल में जितना सर्कुलेशन होगा मनी का उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच। दो अप्रोच है इसके। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच द मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ करेंसी, मनी कंसिस्टिंग ऑफ कॉइन्स, नोट्स एंड बैंक मनी कंसिस्टिंग चेकेबल डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। अब देखो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसके अकॉर्डिंग मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो मनी सप्लाई में करेंसी आएगी, ठीक है। अब करेंसी में हमारी दो चीजें आती हैं, कॉइन आते हैं एंड नोट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक मनी में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जो चेक होंगे, ठीक है, चेक जो होंगे और डिमांड डिपॉजिट जो होंगे, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के, तो वो आ जाएंगे हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से मनी सप्लाई में। द करेंसी मनी इज कंसिडर्ड हाई पावर्ड मनी बिकॉज द लीगल बैकिंग ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पर क्या बोला है कि करेंसी मनी को बहुत ज्यादा हाई पावर मनी माना गया है लीगल बैकिंग ऑफ स्टेट की वजह से। द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इशू करेंसी नोट्स एंड कॉइन बिकॉज इट हैज द मोनोपोली ऑफ नोट एंड कॉइन इशू। सो जो हमारी सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कौन सी है? सेंट्रल बैंक इंडिया की जो है वो है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के पास एक मोनोपोली पावर है। मोनोपोली पावर क्या होती है? सिंगल पावर, ठीक है। किसी एक चीज, किसी एक पर्सन के पास, किसी एक इंस्टीट्यूट के पास जो पावर होती है उसको मोनोपोली पावर बोलते हैं।
तो मोनोपोली पावर आरबीआई के पास है कि वो करेंसी इशू कर सकती है। ठीक है, करेंसी इशू कहां से होती है? आरबीआई से होती है। जो भी करेंसी में हमारी चीजें आती है, नोट या कॉइन्स, ठीक है, तो नोट और कॉइन्स कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हर कंट्री जो है, हर कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है जो उसकी करेंसी को इशू करती है। द सप्लाई ऑफ मनी इन कंट्री डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ नोट इशू अडॉप्टेड बाय द कंट्री। अब सप्लाई ऑफ मनी जो है किसी भी कंट्री की, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका जो नोट है, नोट इशू जो है वो कंट्री में किस तरीके से अडेप्ट किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो आरबीआई इशू करती है वही करेंसी हमारी कंट्री में चलती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। देन हम देखते हैं मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, मनी सप्लाई इंक्लूड करेंसी मनी एंड नियर मनी। अब यहाँ क्या बोला है? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो मनी सप्लाई है उसमें करेंसी मनी आएगी और नियर मनी आएगी। अब नियर मनी में क्या चीजें होती है वो देखेंगे। मनी सप्लाई देयरफॉर कंसिस्ट coins, currency, notes and demand deposit of commercial bank, time deposit of commercial bank, financial asset, treasury bills and commercial बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड्स एंड इक्विटीज। अब यहाँ पर देखो करेंसी मनी में कौन सी चीजें आ गई? कॉइन, नोट, डिमांड डिपोजिट। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला है? नियर मनी। नियर मनी का मतलब कि जो मनी की तरह माना जाता हो, ठीक है, मनी के आसपास माना जाता हो, जो बहुत ज्यादा लिक्विडेट हो, जिसको हम आसानी से लिक्विडेट कर सके, ठीक है, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकें, जैसे फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रोच टू द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब यहाँ पर क्या बोला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या अप्रोच है? अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1935 में यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री की बनी थी। याद रखना, मनी सप्लाई इन a narrow sense of the term was the sum of currency with the pupil and demand deposit with the commercial banking system. आरबीआई के अकॉर्डिंग जो हमारी मनी सप्लाई है वो क्या है? दो चीजों में यहां बताया गया है कि करेंसी, ठीक है, करेंसी जो लोगों के पास है, ठीक है, पीपल्स के पास जो है, प्लस सम। सम किस चीज का? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं? जैसे आप बैंक में जो है डिपॉजिट करते हो अपना अमाउंट, ठीक है, आपका कोई बैंक अकाउंट है एंड उसमें आप अपने जो भी पैसे हैं, जो भी मनी है, उसको डिपॉजिट करते हो एंड एट द टाइम ऑफ डिमांड, जब भी आपको जरूरत है आप वहां जाके उसको विड्रॉ कर लेते हो, तो उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो इसको जो है, इन दोनों चीजों को, करेंसी को और डिमांड डिपॉजिट को, मतलब नोट्स और कॉइन्स जो है, जो भी लोग हैं कंट्री में उनके पास, एंड डिमांड डिपॉजिट जो है, इन दोनों चीजों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी सप्लाई माना है। ठीक है, क्लियर हो गए तीनों अप्रोच, मॉडर्न, ट्रेडिशनल और रिजर्व बैंक अप्रोच। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई वर बॉट इनटू इफेक्ट। 4 मेजर हैं मनी सप्लाई के, बहुत अच्छे से देखना। दीज 4 मेजर्स आर फॉलोज। यहाँ पर कौन कौन से 4 मेजर हैं वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज M1। ठीक है, M1 में क्या क्या चीजें आती है? करेंसी विद पब्लिक, लोगों के पास, हमारे तुम्हारे पास और लोगों के पास जो पैसा है वो करेंसी। ठीक है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं उनके पास जो डिमांड डिपॉजिट है, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स में जो अमाउंट है, वो तीनों चीजें M1 में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेजर है M2। M2 कैसे निकालेंगे? M1 की जो सारी चीजें, ठीक है, M1 में क्या है? करेंसी, लोगों के पास जो है, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स आरबीआई के, तो ये तीनों चीजें तो आ ही जाएंगी M1 में। उसके साथ साथ और क्या चीज ऐड होगी? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट जो है वो आ जाएंगे। अब उसके बाद M3 में M1 तो आना ही है, M1 ऐड हो जाएगा, प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। टाइम डिपॉजिट जो होगा कमर्शियल बैंक में वो ऐड हो जाना है। उसके बाद मेजर 4 जो है M3 ऐड होगा इसमें, M3 ये वाला। ठीक है, प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग एनएससीज। एनएससीज को हटाकर जो भी टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है वो सारा ऐड हो जाना है। ठीक है, वो हमारा M4 आ जाएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स इंपॉर्टेंस टू नैरो मनी। नैरो मनी हमारी कौन सी है? M1। अभी बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या मानती है? करेंसी, लोगों के पास जो है, एंड डिमांड डिपॉजिट, उन दोनों को ऐड करके वो मनी सप्लाई मानती है। तो यहाँ पर उसको हम नैरो मनी बोल रहे हैं।
एंड ब्रॉड मनी कौन सी है हमारी M3। तो कॉमर्शियल बैंक का जो टाइम डिपॉजिट है उसको, और जो करेंसी और डिमांड डिपॉजिट है वो यहाँ पर बोला है कि उसको इंपॉर्टेंस देती है RBI। नैरो मनी एक्सक्लूड टाइम डिपॉजिट बिकॉज दे आर नॉट लिक्विड एंड आर इनकम अर्निंग एसेट्स, while broad money include time deposit because some liquidity is involved in it as these assets earn interest income in future। सो यहाँ पर क्या बोला है, जो आपको टाइम डिपॉजिट M3 में दे रखा है तो वो M1 में नहीं दे रखा। तो क्यों नहीं दे रखा है, यहाँ पर वो बताया कि नैरो मनी में टाइम डिपॉजिट्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, क्योंकि दे आर नॉट लिक्विड। लिक्विड मीन्स कि उनको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए नहीं आते। एंड इनकम अर्निंग एसेट है, जबकि ब्रॉड मनी में वो इंक्लूड होते हैं क्योंकि टाइम डिपॉजिट जो है उसमें कुछ लिक्विडिटी होती है, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं होते, कुछ लिक्विडिटी इन्वॉल्व होती है। इस वजह से ये एसेट इंटरेस्ट अर्न करते हैं, इनकम अर्न करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, इस वजह से वो M3 में आते हैं हमारे। सो क्लियर हो गया कि नैरो मनी क्या है एंड यहाँ पर ब्रॉड मनी क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे M0। फर्स्ट वन इज M0। M0 में क्या आएगा, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। M0 इज कंपाइल्ड ऑन वीकली बेसिस, वीकली बेसिस पर कंपाइल्ड होता है। यहाँ पर बताया M0 को हम क्या मानते हैं, जो सर्कुलेशन में है करेंसी, ठीक है, जो किसी के पास नहीं है, चलती जा रही है, सर्कुलेट होती जा रही है, एंड बैंक में जो डिपॉजिट है RBI के साथ, ठीक है, और अदर डिपॉजिट जो है RBI के, वो सारे हमारे M0 में आ जाएंगे। M1 में यहाँ पर करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद RBI, करेंसी विद पब्लिक, करंट डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। इसमें आपको एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा कि क्या क्या चीजें आती हैं, तो क्या किस किस तरीके से आती है वो यहाँ पर आपको शो किया गया है। एंड थर्ड इज M2 जो आएगा M1 प्लस टाइम लाइबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम प्लस सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक, ये आ जाएगा। M3 में हमारा M2 प्लस टर्म डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग FCNR B डिपॉजिट्स विद कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ ओवर 1 ईयर विद द बैंकिंग सिस्टम। कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी जब होगी 1 साल की वहां पर बोला है, एंड उसमें से हम FCNR माइनस कर देंगे, वो सॉरी एक्सक्लूड कर देंगे, जिसमें हमें FCNR नहीं लगाने हैं, ठीक है, टर्म डिपॉजिट्स लगाने हैं। सो ये हो जाएगा हमारा। द नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी सप्लाई। एज वी अर्लियर सी कि जो मनी सप्लाई है उसमें हमारी क्या चीजें आनी है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, इन दोनों चीजों का हमारा मनी सप्लाई बन रहा है। वेल द डिमांड डिपॉजिट आर क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक, करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या बोले कि डिमांड डिपॉजिट जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स जो होती हैं, ठीक है, एंड करेंसी जो है वो किसके द्वारा इश्यू की जाती है, RBI के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। द सप्लाई ऑफ मनी इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब जो सप्लाई है मनी की उसको किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है, तो वो फैक्टर्स देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज साइज ऑफ द मॉनिटरी बेस। मॉनिटरी बेस का साइज क्या है, मॉनिटरी सप्लाई डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मॉनिटरी बेस। द मॉनिटरी बेस रेफर टू द group of asset which empower the monetary authorities to issue currency money। अब यहाँ पर क्या बोला है कि मनी सप्लाई जो है वो मॉनिटरी बेस के ऊपर डिपेंड करती है। अब मॉनिटरी बेस क्या चीज है, मॉनिटरी बेस है जो भी ग्रुप ऑफ एसेट है, ठीक है, जितने भी एसेट होते हैं मॉनिटरी अथॉरिटी के पास, जो करेंसी इशू होती है उसको इशू करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मॉनिटरी बेस। की कितना बेस है मॉनिटरी का, ठीक है। Then second one is community choice. The relative amount of cash and demand deposit held by the pupil also influence the supply of money. अब जो अमाउंट कैश का और डिमांड डिपॉजिट का लोगों के पास है सारी पूरी इकोनॉमी में, वो इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई ऑफ मनी को। एक्सटेंट ऑफ मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन को एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना। मोनेटाइजेशन रेफर टू द यूज ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कि हर चीज को हम पैसे की टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करना। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ बैंक्स कैश होल्डिंग टू द टोटल डिपॉजिट लायबिलिटी। बैंक की जो कैश होल्डिंग है वो टोटल डिपॉजिट लायबिलिटी के साथ जो है, उस रेशियो को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे
मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज डिफाइंड एज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक विद रिगार्ड टू कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक की, वो एक ऐसी पॉलिसी है जो एक ऐसी चीज को डिफाइन करती है कि कितनी कॉस्ट है एंड कितना क्रेडिट है इकोनॉमी में। एंड दूसरी पॉलिसी हमारी आती है फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी क्या डिफाइन करती है? पॉलिसी कंसर्निंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को इनकम जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है एंड कितनी हो रही है, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्चा कर रही है, वो कितना कर रही है और कहाँ कर रही है। While the government raise revenue through various source like different types of tax, borrowing and through deficit financing, गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करती है, कहाँ से उसको इनकम होती है? सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है गवर्नमेंट का वो है टैक्स, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी तरीके का टैक्स हो। उसके बाद बोरोइंग्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी अभी हमने पीछे देखा है कि एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स a unit of money as a medium of exchange change hands during a given year। जैसे मान लो एक 10 रुपए का नोट है, ठीक है, एक 10 रुपए का नोट है, पूरे एक साल में अगर हम इसका टाइम निकालें 1 ईयर में, ये मान लो 600 लोगों के पास यहाँ पर सर्कुलेट हुआ कि 600 लोगों ने एक दूसरे को जो भी चीज खरीदी बेची उसके लिए यहाँ पर उसको यूज किया। तो जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है वो यही होता है कि कितने टाइम्स एक मनी जो है 10 रुपए का नोट जो है कितना नंबर ऑफ टाइम्स सर्कुलेट हुआ है एक साल में, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। एंड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। The velocity of circulation of money determine the flow of money supply in an economy in given period of time. Normally such a period is 1 year. Normally हम 1 year लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि velocity of circulation of money क्या है कि फ्लो कितना हो रहा है मनी सप्लाई का एक इकोनॉमी में, उसको डिटरमाइन करता है। द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट मनी चेंज हैंड्स इन नोन एज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कितने हाथों में वो गया, कितना सर्कुलेट हुआ एक साल में, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला कि यहां से अगर वो स्टार्ट हुआ ए के पास से, तो ए के पास से अगर वो पूरे साल में 600 लोगों के पास गया नोट, ठीक है, तो वो नोट के नंबर ऑफ टाइम्स जो हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम जो है एक पीरियड में वो कितना सर्कुलेट हुआ, 600 बार सर्कुलेट हुआ, तो वो 600 टाइम्स जो है वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे हम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को डिटरमाइन कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज टाइम यूनिट ऑफ इनकम रिसीट। इनकम रिसीट का क्या टाइम यूनिट, ठीक है, टाइम यूनिट ऑफ इनकम रिसीट। देन सेकेंड वन इज मेथड एंड हैबिट्स ऑफ पेमेंट। जो मेथड है वो किस तरीके से की जा रही है, पेमेंट कैश में की जा रही है, ऑनलाइन की जा रही है, ठीक है। रेगुलरिटी ऑफ इनकम रिसीट। इनकम रिसीट की रेगुलरिटी होनी चाहिए कि भाई हमारे पास कहीं से रिसीव हो रहा है फिर हम कहीं पे कर रहे हैं। सेविंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। अब सेविंग हैबिट्स जो है मतलब कि 1000 इनकम हुई, ठीक है, उसमें से उसने 200 सेव करके रख लिया, तो ये सेविंग हैबिट्स होती है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की कौन से कितने लेवल में जो लोग हैं उनको किस तरीके से इनकम रिसीव हो रही है, तो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में हमने देखा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट था इसमें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड था मॉडर्न एंड उसके बाद हमारा रिजर्व बैंक अप्रोच। सो ये था हमारा एंड देन उसके बाद हमने देखे मेजर्स मनी सप्लाई के किस तरीके से होते हैं एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। उसके बाद हमने देखा क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं एंड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एंड बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है जो आपको एकदम इजी से समझ में आ गया होगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। देन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।